की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 के हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 जो साधारण अपवाद के संबंध में बताता है। आज का हमारा धारा है 79 जो बताता है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। इसके पूर्व में हम लोग जो 87 और 88 धारा 87 और 88 के बारे में पढ़े थे, तो हमने जाना था कि सम्मति का बचाव किस आधार पे और किस परिस्थितियों में दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना था उसमें कि जब भी आप क्या सम्मति के बचाव को लेंगे तो वो क्या है, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, उसमें मृत्यु की आशंका नहीं होनी चाहिए, ना उसकी संभावना होनी चाहिए। ठीक है, उसे सामने वाले व्यक्ति को कुछ हानि की जोखिम उठाने की वो क्या सहमति देगा। तो उसी चीज के आगे बढ़ते हुए हम लोग धारा 79 को समझते हैं। क्या कहता है धारा 79 कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। तो यहाँ पे जो सम्मति की बात चल रही है वो किसके लिए है, वो शिशु या उन्माद व्यक्ति के लिए है। शिशु अर्थात जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है, और उन्माद व्यक्ति वो जो क्या बोलते हैं किसी प्रकार के विपरीत चेतता है या फिर किसी प्रकार के नशे में है। ठीक है, उनके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य के संबंध में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ सहमति को यहाँ पे जो सहमति की हम बात कर रहे हैं वो उसके संरक्षक के द्वारा प्रदान की जाएगी। अब कोई भी जो शिशु है उसका एक संरक्षक होगा। ठीक है, वैसी कोई जो उन्माद व्यक्ति है, कोई विकृत व्यक्ति है, तो उसका जो भी केयर टेकर होगा वो उसका संरक्षक है, उसके जो पेरेंट्स होंगे उनके द्वारा उसके फायदे के लिए जो भी क्या किया जाता है, सहमति दी जाती है। तो उसके संबंध में आपका धारा 79 कहता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या की अभिव्यक्त या विवेक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो इस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। ठीक, तो यहाँ पे किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, संरक्षक के द्वारा सहमति को। अब वो संरक्षक है तो वो किसका संरक्षक हो सकता है, वो किसी शिशु का हो सकता है या फिर आपका किसी विकृत व्यक्ति के लिए हो सकता है। तो उनके फायदे की बात के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फायदा जो शब्द का प्रयोग किया गया है बेनिफिट, ठीक है, इसको आप समझिएगा कि ये कोई आर्थिक लाभ से इसका फायदा जब बोलेंगे या है ना, तो ये आर्थिक लाभ या आर्थिक फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये उसके संरक्षक को होने वाले लाभ से है कि वो उसका जो संरक्षक है तो उसके तहत उसको क्या लाभ हो सकते हैं। कि कोई भी जो बालक है, कोई विकृत व्यक्ति है, तो उसके जीवन के संबंध में वो कितने फायदे की चीजें हैं, चाहे उसके शारीरिक दृष्टि से लेंगे तो ये फायदा उस चीज को देखा जाएगा, ना कि उसके आर्थिक पक्ष को देखा जाएगा। ठीक, तो कहता है कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए, तो यहाँ पे दो लोगों की बात कह रहा है, एक 12 वर्ष से कम अर्थात शिशु के लिए और दूसरा विकृत व्यक्ति के लिए। तो उनके क्या फायदे के लिए क्या सद्भाव पूर्वक उसके फायदे के लिए जो सद्भाव पूर्वक कार्रवाई कौन करेगा, संरक्षक। जैसे जानते हैं कि जब भी कोई बालक है या कोई पागल व्यक्ति है तो उसका जो भी माता पिता हो या उनके जो संरक्षक हो वो उनका क्या प्रॉपर केयर टेकिंग करते हैं। तो उनके साथ कोई भी सिचुएशन आती है तो उनमें क्या है, सम्मति किसकी प्रदान की जाती है, उसके संरक्षक के द्वारा। तो यहाँ पे संरक्षक को उसके लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की छूट प्रदान की जाती है। हाँ, तो वो कहाँ पर उसके लिए क्या कंडीशन है उसको बताया है कि उसके संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक। तो ये जो दो लोग हैं इनके संरक्षक की बात कह रहा है, तो उसका कोई संरक्षक हो सकता है या फिर कोई जो विधिपूर्ण भार साधक होगा कि लॉ ने उसको अपॉइंट किया है कि आप इसके संरक्षक के तौर पे काम को करेंगे। ठीक है, अब वो जो सहमति है वो किस प्रकार की होगी, सम्मति अभिव्यक्त भी हो सकती है, विवेक्षित भी हो सकती है। फिर वो किसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। ठीक है, तो उसमें जो संरक्षक जो सम्मति देगा तो वो क्या है, आपका अपहानि के कारण है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा कि कभी भी किसी कोई जो बालक है और कोई
पागल या विकृत व्यक्ति है, तो उसके फायदे के लिए उसका जो भी संरक्षक है तो वो उनके तरफ से सम्मति देगा, क्योंकि वो उन चीजों के लिए सम्मति देने के कैपेबल नहीं है, या वो उतनी योग्यता नहीं रखते, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो उतनी परिपक्व नहीं है वो उनके लिए अपना सहमति दे सकें। तो उन चीजों को जो परफॉर्म करने वाला होगा वो उसका संरक्षक होगा, चाहे माता पिता करते हैं या फिर कोई विधिपूर्ण संरक्षक भी हो सकता है। तो वो अपनी जो सहमति देगा वो अभिव्यक्ति या विविक्षित दोनों प्रकार से दी जा सकती है। अब वो किसी ऐसी अफवाही के कारण अपराध नहीं है जो इस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात है। ठीक है, अब उस सहमति के बाद अगर हानि हो रही है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, ये बोलता है। अब इसमें जो अपवाद है इनको पढ़ते हैं हम लोग। परंतु पहला, इस अपवाद का विस्तार साक्ष्य मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। ठीक है, तो जो संरक्षक को जो सहमति प्रदान कर रहा है उसका ही अपवाद क्या क्या है कि इस अपवाद के कि जहां पे मृत्यु कारित करने का विस्तार साक्ष्य मृत्यु कारित करने का है या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न पर, तो ये वहां पे लागू नहीं होगा। ठीक, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपति के निवारण की या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्ति करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात को करने पर ना होगा जिसे करने वाले व्यक्ति जानता हो कि इससे मृत्यु कारित होना संभव है। तीसरा है कि इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के लिए या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्ति के करने के प्रयोजन से ना की गई हो। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो घोर उपहति, जो स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। ठीक है, जब तक क्या है कि वो जब घोर उपहति की बात है तो वो क्यों होगी, जब घोर उपहति अगर कर दी जा रही है तो कनेक्टेड होगी आपकी मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के लिए। यदि जैसे कोई 12 वर्ष से कम आयु का बालक है, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, अब उस सिचुएशन में उसके साथ जो भी जो उसका ऑपरेशन करना है तो उसमें क्या है, उसकी जान बचाने के लिए उसको किसी जो कोई सामान्य जो उपहति होनी है, अर्थात अगर उसके जैसे आंखों में चोट लगी तो आंखों को क्या है, आंखों की वजह से जो बाकी चीजें प्रभावित होगी तो इससे क्या है उसकी आंखें को हटा देना। हाथ में चोट लगी है तो अगर हाथों में उसकी वजह से दूसरे भागों में जो विष का प्रभाव बढ़ रहा है तो उस आधार पे क्या है हाथ काट देना। तो ये घोर उपहति कब की जा सकती है, जब क्या है कि मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के तौर पे है या घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्ति करने के प्रयोजन से ना की गई हो, तब यह अपवाद लागू होगा। चौथा है कि इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसी अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, तो ये दुष्प्रेरण पर लागू नहीं होगा बोलता है। अब इसका दृष्टांत हम पढ़ते हैं तो आपको ये बाकी चीजें समझ आने लगेगी। दृष्टांत कहता है कि का सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभव जानते हुए कि शल्य क्रम से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, उस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकालने के लिए शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिता की स्थिति को या एक संरक्षक की स्थिति को बताया जा रहा है कि एक जो बालक एक बालक है जो क्या है किसी एक रोग से ग्रसित है, व्याधि से या वेदना से पीड़ित है। ठीक है, तो अब उसका क्या रोग का उपचार करना अति आवश्यक है। अब उसको ये भी ज्ञात है कि उस रोग को उपचार के दौरान उसका जो उसका मुख्य आशय है कि उस रोग का उपचार करे और वो मृत्यु कारित को रोकने से है, कि उसकी मृत्यु की संभावना को कम करने से। अब शल्य जो अब उसको डॉक्टर को उसको सुपुर्द कर देता है, उसकी सहमति प्रदान कर देता है कि हाँ भाई आप मेरे बच्चों का ऑपरेशन कर दीजिए। अब शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। अब उसको पथरी की जो समस्या थी उसको क्या है डॉक्टर परफॉर्म करता है, ऑपरेशन करता है। और का जो उद्देश्य है वो अपने शिशु को क्या करने का है, रोग मुक्त कराने का है। इसलिए क्या है यदि उस ऑपरेशन के पश्चात ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अगर उसका जो बचाव नहीं हो पाता है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तब भी ये क्या होगा उसके पिता के द्वारा कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उनको उन्होंने जो उन्होंने सहमति दी थी वो सद्भाव पूर्वक शिशु के फायदे के लिए दी थी।
लेकिन वो चीजें अगर बदल गई या कुछ विशेष वो प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसके लिए क्या होगा कि जो पिता जो संरक्षक होगा वह लायबल नहीं ठहराएगा और वह क्या होगा, अपराध की श्रेणी में उसका जो कृत्य है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि जो इसमें फायदे की बात कही गई है, तो फायदे के लिए मैंने आपको बताया कि वो आर्थिक लाभ नहीं माना जाएगा यहाँ पे, और उससे जो फायदा है वो संरक्षक को भी नहीं होना माना जाएगा, कि जो फायदे की यहाँ पे जो टर्म डाला गया फायदा, ठीक है, यहाँ पे जो फायदा जो शब्दावली दी गई है, उसका फायदा यह है कि वो आर्थिक रूप से कोई फायदे की बात नहीं कहता यह धारा। दूसरा है कि ये संरक्षक को होने वाले फायदे के बारे में भी नहीं कहता। यह फायदा केवल केवल उन शिशु और उस उन्माद व्यक्ति के जीवन के संबंध में ही फायदा को बताता है। ठीक है, हम इसको कुछ एक दो उसका उदाहरण देख लेते हैं कि कहाँ पे ये चीजें लागू होगी और कहाँ पे ये चीजें लागू नहीं होगी। तो एक अभिभावक या माता पिता के द्वारा जो अपने बच्चे को एक मर्यादित सीमा में रखने के लिए उसको मारता है, ठीक है, ताकि वह सुधर जाए, कि कोई भी बालक जब गलतियां करता है तो क्या उसको एक मर्यादा में रखने के लिए, एक सीमा में रखने के लिए क्या है, माता पिता उसको थोड़ा सा प्रहार का प्रयोग करते हैं, अर्थात थोड़े मारते पीटते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, माता पिता के लिए को आप अपराध की श्रेणी में नहीं लाएंगे कि आप कार्य आपराधिक है कि आप अपने बच्चे को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जो कार्य है वो उनके सुधारने के लिए किया जा रहा है और सद्भाव पूर्वक किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर कोई माता पिता अपने बालक को परिरोध में रखते हैं, अर्थात कि उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं, तो वहां पे उनको ऐसा, अगर वो कुछ समय के लिए है तो ठीक है कि उसकी कुछ गलती की वजह से, लेकिन अगर वो लंबे समय तक होगा तो उसको हम किस में ले लेंगे, अपराध की श्रेणी में ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर उसको कुछ समय के लिए परिरोध में रखा जाता है, तो यहाँ पे जो उसके माता पिता या संरक्षक होंगे उनका कार्य क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर अगर एक पिता और पुत्री एक जंगल में फंस जाते हैं, वहां पे डाकुओं का हमला हो जाता है, तो पिता चाहता है कि उसकी पुत्री डाकुओं के चंगुल में ना फंसे, इसलिए वो अपनी पुत्री का वध कर देता है या उसको मार डालता है। तो इस सिचुएशन में अगर वो बोलेगा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो यहाँ गलत है, क्योंकि उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है, ठीक है, कि बचाव की आप बात कह रहे हो, लेकिन क्या है, उसकी जो संभावना है वो मृत्यु और घोर उपरति तक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे उसका जो कार्य होगा वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, फिर कोई जैसे आपने जो हम लोग ये लास्ट वाला जो दृष्टांत देखे थे उसी के तहत है कि अगर कोई अपने शिशु के फायदे के लिए या किसी उन्माद व्यक्ति के फायदे के लिए उसको, अर्थात किसी रोग से वो ग्रसित है, उस रोग के निदान के लिए कोई ऑपरेशन के लिए उसके जो संरक्षक वो क्या है, परमिशन देता है या अपनी सहमति प्रदान करता है, कंसेंट देता है अपनी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर उस शल्य क्रिया के बाद उस जो शिशु है या उन्माद व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जाती है, तब भी जो पिता होगा वो लायबल नहीं होगा या उसने कोई अपराध नहीं किया गया। क्यों? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि वह जो सहमति है वो सद्भाव पूर्वक दी जानी चाहिए सॉरी, दूसरा वो उसके फायदे के लिए दी जानी चाहिए। क्लियर होगा यहाँ तक आप लोग कुछ चीजें? आगे हम लोग देखते हैं धारा 90 सम्मति के बारे में है, जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भ्रम, भय या भ्रम के अधीन दी गई है। ठीक है, तो पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा 87, 88 और 89 में सम्मति के बचाव के संबंध में, कि सम्मति का बचाव किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है, कब एक डॉक्टर को क्या है, अपराध कारित से रोकने के लिए एक क्या वो दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है, कि उसको अपवाद के तहत लाया गया है कि जो भी डॉक्टर अगर कोई काम करेंगे तो उनको क्या है कि बचाया जाए, तो ये 88 के तहत कहता है। फिर 89 उनके लिए संरक्षण प्रदान करता है जो कोई अपने बालक से या उन्माद व्यक्ति के फायदे के लिए कोई सहमति देते तो उनको बचाने के लिए करता है। अब जो आपका 90 है वो आपका सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भ्रम, भय या भ्रम के अधीन दी गई है। तो यहाँ पे उस सम्मति की बात कही गई है जिसमें व्यक्ति को क्या होगा, किसी प्रकार का भय होगा तो वो सम्मति भय के अधीन देगा या किसी भ्रम में आकर देगा। ठीक है, कि वो किसी विश्वास ना करने वाली बात पे अगर वह विश्वास कर लेता है और उसके अधीन वह सम्मति दे देता है, तब ऐसी सम्मति क्या होगी, सम्मति नहीं मानी जाएगी। इस बारे में आपका धारा 90 कहता है। तो इसको आगे देखते हैं हम लोग कि कोई सम्मति
ऐसी सम्मति नहीं है जैसे इस संहिता के किसी धारा से आश्रित है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसे इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, अथवा इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि इस धारा में आपका स्वतंत्र सम्मति के संबंध में बातें कहता है। हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की थी जब 87, 88, 89 पढ़े, तो हमने कहा था कि सम्मति की जो परिभाषा है वो हम 90 के अनुरूप मान सकते हैं कि सम्मति कब होगी, जिसमें बल, भय, कपट का अभाव होगा या उसके परे होगा। कि जहां पे भी बल, भय या कपट की चीजें आ जाएगी तो वहां पे जो सम्मति होगी वो स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा के तहत नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बातें कह रहा है आपका कि सम्मति के संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सी स्वतंत्र सम्मति नहीं होगी, उन सारी चीजों को बता सकता है। कि पहला है कि किसी भय के अधीन दी गई सम्मति, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने भय के अधीन, क्षति के लिए भय के अधीन दी है, ठीक है, भय के अधीन सम्मति है। दूसरा है किसी तथ्य के भ्रम में, दूसरा आपका तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो। तीसरा आप है जो आगे हम लोग जब देखेंगे तो इधर विकृत चित्त और उन्माद व्यक्ति के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग कि उन्माद व्यक्ति की सम्मति, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृतता या मत्सरता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, अथवा शिशु की सम्मति, जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का होता है, तो उन सारी इन दोनों व्यक्तियों की सम्मति को क्या है, स्वतंत्र सम्मति नहीं माना जाएगा। तो ये जो धारा आपका 90 है ये किस बारे में बताता है, स्वतंत्र सम्मति के बारे में कहता है। तो आपका जो पहला वो है कि कोई भी सम्मति जो भय के अधीन दी गई होगी वो आपकी स्वतंत्र सम्मति नहीं होगी। दूसरा आपका है किसी तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई सम्मति या कपट के द्वारा ली गई सम्मति भी स्वतंत्र सम्मति के तहत नहीं आएगी। और कोई विकृत चित्त द्वारा दी गई कोई सम्मति वो भी स्वतंत्र सम्मति नहीं आएगी। फिर आगे जब देखेंगे तो 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा दी गई सम्मति भी आपका क्या आएगी, सम्मति, स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा के तहत या धारा 90 के तहत नहीं आएगी। फिर असुरक्षित मत्तता के अधीन दी गई सम्मति भी इसमें क्या है, स्वतंत्र सम्मति के तहत नहीं आएगी। तो इन 5 जो कंडीशंस है, इस आधार पे अगर आपने सहमति प्राप्त की है और वह सहमति प्राप्त की है तो वह स्वतंत्र सम्मति नहीं है, और जब वह स्वतंत्र सम्मति नहीं है तो उस आधार पे आपको जो 87, 88, 89 और 90 है, इस आधार पे आपको क्या है, बचाव नहीं मिल पाएगा और आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। और उस जो स्वतंत्र सम्मति के अभाव में आपने कोई कार्य किया जो अपराध है तो उसके लिए आपको दायी या दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, और आपको इस सम्मति में एक चीज और याद रखनी है कि जब भी कोई स्वतंत्र सम्मति प्राप्त कर ली जाए, कि अगर जैसे जब हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि किसी संरक्षक के द्वारा अगर सम्मति दे दी गई कि वो उसके बालक का या जो शिशु है 12 वर्ष से कम का उसकी या उन्माद व्यक्ति है उसके लिए कोई कार्य को करने के लिए उनको क्या है, उसने सम्मति दे दी, तो वह उस सम्मति को जो सहमति उन्होंने दी है उसको कभी वो प्रतिसंहनन कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। किस कंडीशन में, कि उनकी सहमति देने के बाद वह कार्य प्रारंभ नहीं होना चाहिए। जब तक वह कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तब तक वो क्या है, अपनी सहमति को वापस भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को ना, कि जब तक वह अपनी सहमति जब तक वो सहमति जो दे चुकी जिस कार्य के लिए वह कार्य अगर प्रारंभ नहीं हुआ तो अपनी सहमति वापस लिए ही जा सकते हैं। लेकिन एक बार जब कार्य प्रारंभ हो गया तो उसके बाद वो अपनी सहमति को वापस नहीं ले सकते। जैसे ये एक बालक के लिए उन्होंने पहले कहा कि उनके बच्चे का, एक बालक के लिए उन्होंने कहा कि उनके ऑपरेशन के लिए उन्होंने सहमति दे दी,
लेकिन परंतु उनको ऐसा लगा 2 दिन, जो ऑपरेशन की डेट थी वो 2 दिन 4 दिन बाद की थी, तो उनको दूसरे दिन पता चला कि इस कार्य के लिए क्या ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, और वो ऑपरेशन शुरू होने से नहीं हुआ, तो उसके पहले ही उन्होंने क्या, उस सहमति को वापस ले लिया। लेकिन अगर वही चीज अगर वो बालक ऑपरेशन थिएटर में होता, उसका ऑपरेशन प्रारंभ हो चुका होता, और उस सिचुएशन में अगर उन्होंने वहां अगर अपनी सहमति को वापस लेने की बात कहती, तो यहाँ पे उस सहमति का प्रतिसंहरण नहीं हो पाता। ठीक है, तो जब तक सहमति का प्रतिसंहरण या वापस तभी लिया जा सकता है जब तक वह जिस कार्य के लिए सहमति दी गई है वह पूरी ना, वो प्रारंभ ना हो पाई हो तब तक। अब आगे हम लोग देखते हैं 91, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के लिए के बिना भी स्वतः अपराध है। ठीक है, अब ये जो आपका 91 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। ये उन चीजों को बताता है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन, अपवर्जन उन कार्यों का अपवर्जन की बात कह रहा है या मनाही की बात कह रहा है जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। अर्थात कि आपने, आपकी कोई हानि नहीं हो रही है, उससे किसी को कोई हानि नहीं हो रही है। ठीक है, जो व्यक्ति उस चीज को कर रहा है उसको भी हानि नहीं हो रही है, तब भी वह कार्य क्या होगा, अपराध होगा। तो ये आपका मुख्य जो है वह मानव शरीर से संबंधित अपराधों के संबंध में है कि आप लोगों ने सुना होगा कि महिला के द्वारा किया गया गर्भपात, तो वह उसका शरीर है, उसकी इच्छा है, उस अनुसार वो क्या कर सकती है, अपना गर्भ गिरा सकती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि जब वो गर्भपात की स्थिति किस आधार पर होगी, जब उसकी जान पे खतरा हो या किसी ऐसी परिस्थितियां हो जिससे उसको टाला ना जा सके, तब वो सामान्य वो अपनी इच्छा अनुसार अगर वो गर्भपात कराती है, तो यहाँ पे उन्होंने कोई उसको कोई अपहानि नहीं हो रही है, किसी जो अन्य को भी अपहानि नहीं हो रही है, लेकिन उस कंडीशन में वह क्या है, एक स्वतः एक क्या है, अपना एक वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं आगे इसको। धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। इसका एक दृष्टांत देख लेते हैं। गर्भपात कराना, जब तक कि वह स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित ना किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी जो उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, और ऐसा गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती है। ठीक है, तो जब का 87, 88, 89 क्या है, सम्मति का क्या सिद्धांत को बताता है कि कहाँ पे आप सम्मति दे सकते हैं, और उस सम्मति के द्वारा किया गया कार्य के तहत आपको क्या है, अपवाद की जो वो अपराध की श्रेणी में नहीं लाता। लेकिन जो 91 है ये इन चीजों का क्या विस्तार, इन जो 87, 88 और 89 जो धाराएं हैं कि अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है, बोलता है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। कि वो अपहानि के बिना, आपकी सहमति होने के बावजूद क्या है कि उसमें अपहानि नहीं है, तब भी क्या है, वो एक अपने आप में स्वतः अपराध है। जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, अर्थात यहाँ पे 2 लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो स्वतंत्र सहमति दे सकते हैं, अर्थात 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले। दूसरा वो जिनके लिए एक संरक्षक की सम्मति आवश्यक है। ठीक, तो उन दोनों के लिए उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभावना ज्ञात हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कार्य कारित हो सब हो या कारित होने का उसने आशय रखा हो या कारित होने की उसमें संभाव्यता ज्ञात हो, तो वैसा कार्य क्या होगा, अपने आप में स्वतः एक अपराध होगा, और यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, सहमति का बचाव प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो इसका दृष्टांत है वो क्या है, गर्भपात कराने के संबंध में कहता है कि गर्भपात कराने से केवल संबंधित स्त्री को ही क्षति नहीं होती है। ठीक है, जब भी कोई स्त्री जब गर्भपात कराती है तो केवल उसको क्षति नहीं होती है, साथ ही साथ जो उसके गर्भ में जो भी शिशु पल रहा होता है, ठीक है, उसके प्रति भी एक क्या है, वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जब कोई स्त्री गर्भपात कराती है तो उससे क्या होता है कि जो उसके पेट में जो बालक है, जो शिशु है, वो भी क्या है, उसकी अपहानि में शामिल हो जाता है। तो उस परिस्थितियों में अगर महिला यह सहमति दे भी दे
कि वह गर्भपात कराना चाहती है, तो यहाँ पे क्या है कि वह उस शिशु जो उसके अंदर पल रहा है उसको क्या है, नुकसान है, तो उसने यहाँ पे एक अपराध कार्य कर दिया है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब तक कि वह स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कार्य किया ना किया गया हो, यदि उस गर्भ की वजह से स्त्री के जीवन में कोई आशंका आती है या कोई संभावना आती है कि स्त्री का जीवन को खतरा पहुंचता है, तब ऐसा गर्भपात अगर सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया होगा तब वह क्या है, उसका बचाव मिल जाएगा आपको, वह 91 के तहत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई जो उसकी स्त्री के जीवन को बचाने के प्रयोजन से नहीं है और वह अन्य जो कारण होंगे उनकी वजह से कि उसको लोगों का भय और भी अन्य वजह जो उसकी पर्सनल वो होगी, ठीक है, उन चीजों की वजह से अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगी, ऐसी सिचुएशन क्या है, आपका अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि उन स्वतः अपराधों के बारे में है कि जहां कोई अपराध एक सार्वजनिक अपराध हो वह सम्मति प्रभावहीन हो जाती है। ठीक है, जहां पे अगर आप बात करेंगे कि कोई अपराध है, कोई कृत्य तात्पर्य जो अपराध की श्रेणी में है और वह सार्वजनिक अपराध की श्रेणी में आता है, तो वहां पे अगर आपने कहा कि इसमें तो सम्मति मेरी शामिल है, तो वहां पे क्या होगा कि सम्मति का बचाव वो प्रभावहीन हो जाएगा और उसके लिए आपको दायी ठहराया जाएगा। उसी तरह जो अप्राकृतिक अपराध होते हैं, ठीक है, या पति पत्नी के जीवित रहते हुए कोई अन्य व्यक्ति जो पुनर्विवाह करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पुनर्विवाह कर रहा है वह भी क्या होगा, अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। उसी तरह जैसे पूर्व में जो था 494 तहत जार कर्म, ठीक, तो जार कर्म आपका क्या है, अब तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन पूर्व में जो जार कर्म होता था वह भी इस धारा के तहत आ जाएगा कि उसको 91 का सम्मति का बचाव मिलना मुश्किल है। तो हम लोग आगे देखते हैं धारा 92 के संबंध में। तो सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। अब ये उन चीजों के बारे में है कि अभी तक क्या है कि हम सारे ने बात की, पहले में पूर्व में बात की कि सम्मति का आधार, कि जो सम्मति का बचाव है तो उसके लिए पहले क्या है, आपको सम्मति देनी पड़ेगी। तो पूर्व में हमने चर्चा की कि वह सम्मति उसकी जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो तब, फिर एक संरक्षक के द्वारा, फिर डॉक्टर के द्वारा कृत, फिर 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का। अब यहाँ पे जो 92 है वो सम्मति के बिना की बात कह रहा है कि जहाँ पे किसी कार्य में क्या है, सम्मति नहीं मिल सकती है या नहीं दी गई है, लेकिन वहां पे क्या है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव उसका एक कोई कार्य को करना है, तो यहाँ पे वह बचाव प्रदान करता है। ध्यान दे कि क्या कहता है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। अब इसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति के संबंध में जो भी चीजें हैं उसके संरक्षक से पूछने के पहले एक डॉक्टर क्या चाहेगा कि उसकी जान बच जाए। यहाँ पे उस जो उसके संरक्षक की सहमति यहाँ पे आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस डॉक्टर का जो कार्य है वो सद्भाव पूर्वक होगा। इसको समझते हैं कि कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह व्यक्ति फायदे के साथ की जा सके। ठीक है, तो ये उन चीजों को बता रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है या ऐसी परिस्थितियों के बारे में है जहां पे क्या है, सम्मति लेना संभव ना हो। ठीक है, उन सारी चीजों को बताता है कि जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, यहाँ पे स्क्रीन में देखिएगा किसी व्यक्ति के फायदे की बात है, तो फायदे की जब भी बातें आएंगी किसी व्यक्ति के संबंध में, तो आप उसमें आर्थिक लाभ को नहीं शामिल करेंगे और जो व्यक्ति उसको साथ एक कार्य को कर रहा है उसके साथ भी उस फायदे को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक आपका धारा 92 में बताया गया है, जिसमें उचित सतर्कता और सावधानी बरती जाए, ठीक है, और विश्वास करने का कारण हो। ठीक है, यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए,
ठीक है, तो वहां पे क्या है कि सद्भाव पूर्वक करने की बात कह रहा है उस बात के लिए कि जिस कारण किसी का हानि के कारण हुई हो और उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, वह अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए असंभव हो, कि यहाँ पे क्या है कि उसकी उन परिस्थितियों को बता रहे हैं जिसमें उस व्यक्ति की असंभावना है कि वो उसकी सम्मति को प्रकट कर सके या अभिव्यक्त कर सके, या वह खुद जो व्यक्ति वो सम्मति देने में असमर्थ हो, तो उसका कोई संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक, जो उसका जो भी संरक्षक होगा, कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जो उससे संबंधित व्यक्ति है, जिससे ऐसे समय सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे की जा सकेगी। अब इसको एक चीज ऐसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक रोड में एक व्यक्ति के अचानक को चक्कर खा के गिर जाता है। अब उस व्यक्ति के संबंध में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, तो जो भी सब कॉमन से एक सामान्य व्यक्ति वहां पे गुजर रहा था, उसने उसको उठाया, पानी पिलाया, उस लगा कि उसको हॉस्पिटलाइज करना है। हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि उसको एक कुछ बीमारी की वजह से वो चीजें हुई हैं, जिसका उसको तुरंत ऑपरेशन करना है या कुछ ऐसी क्रियाएं करनी है, शल्य क्रिया करनी है, जिससे अब उस सिचुएशन में क्या है, उस व्यक्ति के जो संरक्षक वो भी नजदीक नहीं है जिनको बुलाया जा सके या जिनसे बात की जा सके। साथ ही साथ वह जो व्यक्ति है जो खुद अपनी सहमति दे सकता है, वह भी इस कंडीशन में नहीं कि अपनी सहमति दे सके, और उस दौरान क्या है, उसकी जीवन मृत्यु का प्रश्न उठ चुका है। तो उस सिचुएशन में अगर कोई भी कार्य किया जाता है, जो उसको सद्भाव पूर्वक उस कार्य को करते हैं, ठीक है, तो वैसा अगर उस कार्य के द्वारा कोई भी अगर दुर्घटना घट जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, इसको सम्मति के बिना अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, अर्थात कि सम्मति ना होते हुए भी वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब इसके परंतु खंड को पढ़ते हैं हम लोग कि पहला कहता है, इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। कि अगर किसी व्यक्ति के संबंध में हम चीजों को जान रहे हैं, तो साशय मृत्यु कारित करने की आपका कोई ये मृत्यु कारित करने का आशय ना हो, अर्थात उसकी जीवन को खत्म करने के संबंध में ना होना चाहिए, ना ही जो मृत्यु कारित करने का उसके प्रयत्न के बारे में होना चाहिए। फिर इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपरति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात करने के पर ना होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि पहला तो आपने समझ लिया कि साहस मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न से नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि मृत्यु या घोर उपति के निवारण के, या अर्थात कि मृत्यु या जो घोर उपति है, जो जीवन मृत्यु के प्रश्न की हम बात कह रहे थे, उसके निवारण के लिए होना चाहिए, या किसी घोर रोग, जो भी उसको रोग है जो गंभीर किस्म का है, या अंग शैथिल्य अर्थात अंग से संबंधित होना से मुक्ति करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए ऐसी बात करना होगा। अर्थात कि आपने एक सामान्य नागरिक के तौर पे एक व्यक्ति को एडमिट कराया, उसकी चीजों को सारी चीजें आपने सद्भावपूर्वक कार्य की और उससे उसकी जान बच गई, और आखिरी में आपने क्या किया, उसकी किडनी निकाल दी। तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या होगा, इसकी बिना सम्मति के उसमें नहीं शामिल किया जा सकेगा। तो इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है मृत्यु कारित और उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न अर्थात स्वेच्छा उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न पर नहीं होगा। चौथा कहता है कि इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रयोजन पर ना होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। हम इसको पढ़ते हैं, दृष्टांत को समझते हैं कि क अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। क एक शल्य चिकित्सक को यह विचार है कि यह के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। क यह की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भाव पूर्वक यह के फायदे के लिए यह के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है, क ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, तो यह एक व्यक्ति है जो घोड़े से गिर गया है। क जो एक शल्य चिकित्सक है अपने विचार से क्या चाहता है कि क यह कि जो कपाल अर्थात जो मस्तिष्क है पर शल्य गिरना आवश्यक, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है, और यह कि मृत्यु का आशय न रखते हुए वह ऐसा क्या है कार्य को सद्भाव पूर्वक यह के फायदे के लिए तो यह कि स्वयं के किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही उसकी क्या शल्य क्रिया प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे जो क जो एक डॉक्टर है उसने कोई अपराध नहीं किया। जो ख है वो कहता है यह को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभव है कि गोली लगने से यह मर जाएगा, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए
सद्भाव पूर्वक यह के फायदे के आशय के से उसका से का उस पर बाघ पर गोली चलता है। क की गोली से यह को मृत्यु कारक घाव हो जाता है या क ने कोई अपराध नहीं किया। तो इसमें है कि यदि यह एक व्यक्ति को कोई बाघ उठा ले जाता है, अब जो अन्य व्यक्ति है, ठीक है, वह क्या चाहता है कि उससे उसको छुटकाए, उसको क्या है छोड़े या उसकी बाघ से उसकी जीवन को बचाए। तो उस आधार पे क्या है वो दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उस आधार में क्या वो गोली चलाता है। अब वह गोली से अगर बाघ की मृत्यु हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वह गोली से अगर जो जिस व्यक्ति को बचाव के लिए जिसको किया जा रहा है और उसको अगर कोई घाव हो जाए जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या है उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने क्या है अन्य व्यक्ति की शारीरिक प्रतिरक्षा के तौर पे इस कार्य को किया है। फिर ग पढ़ते हैं कि क एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभव है। यदि शल्य कर्म तुरंत न कर दिया जाए, इतना समय नहीं कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके, क इतना समय नहीं कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। क सद्भाव पूर्वक शिशु का फायदे का आशा रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय पर भी कर्म करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, बाघ को मारना आपका अपराध की श्रेणी में तब आता है जब उसका आप शिकार करते हैं, परंतु अगर बाघ के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन पर जब विपत्ति आ जाए तब अगर आप उसको मारते हैं तो यह आपके क्या है उसमें अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, वहां पे ये सिचुएशन होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति की जीवन मृत्यु का प्रश्न हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक शल्य चिकित्सक की बात कह रहा है कि शल्य जो चिकित्सक है, सिविल सर्जन है, उसके पास क्या है कि एक बालक है जिसके ऑपरेशन करना जरूरी है, और उसके पास क्या है कि अन्य जो व्यक्ति जो संरक्षक है उससे क्या है सहमति लेना आवश्यक, उसको इतना टाइम नहीं है कि उससे सहमति ले सके और उसको फायदे के में ध्यान रखते हुए और यह उसकी मृत्यु पर ना हो ऐसा आशय रखते हुए अगर वह कार्य करता है या वो शल्य कर्म करता है तो वह क्या है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर देखते हैं कि एक शिशु यह के साथ एक जलते हुए ग्रह में है, ग्रह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं, तो उस शिशु को यह जानते हुए कि संभव है कि गिरने से वह शिशु मर जाएगा, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से ग्रह छत पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है तो वो भी कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, तो ये जो क्या कह रहा है कि एक घर में आग लग गई है, तो घर में एक बालक है जो सोया हुआ है, तो एक जो और ग्रह के नीचे जो कुछ लोग क्या है कंबल तान के खड़े हैं, जो क्या है ऊपर से जो लोग तो कूद रहे हैं या जिनको फेंका जा रहा है उनको क्या है बचाने के लिए। अब उसमें क्या है कि एक जो का है व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति है वो क्या करता है एक बालक को क्या है कंबल में लपेट के नीचे फेंकता है। अब वो नीचे फेंकने के दौरान अगर उस बालक की मृत्यु हो जाती है या उसको कोई अंग तहसील हो जाता है या किसी प्रकार की उसके साथ हानि घटित होती है, तो यहाँ पे जो क ने कोई क्या है आपको जो व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा अपराध की श्रेणी में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्य वहां पे था वह उसको बचाने के तौर पे था, और वो बचाने के लिए जो सबसे नजदीकी जो तरीका था या उपाय था उससे उसको अपनाया था। अब नीचे ऐसा है कि लोग वहां पे कंबल तान के खड़े हैं, ठीक है, और यदि वह व्यक्ति सामान्यता भी उसको फेंक देता तब भी अपराध की श्रेणी में नहीं होता। क्योंकि उसके वहां मोटिव क्या था उस व्यक्ति को जान से उसकी मृत्यु से बचाने के तौर पे। हाँ, लेकिन उस दौरान कुछ घटनाएं घट सकती है तो उसके बारे में भी क्या है इसको छूट प्रदान की गई है। फिर स्पष्टीकरण क्या कहता है, केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो 88, 89 और 92 के भीतर आता है। ठीक है, तो जो फायदे की जब बात होगी तो वहां पे क्या आपका धन संबंधी नहीं आएगा। समझ आ गई आपको यहाँ तक की चीजें? तो अब बाकी की जो चीजें हम उसको हम लोग कल पढ़ते हैं।